हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल की जो क्लास थी उसमें व्याकरण के सिलेबस को विस्तारपूर्वक मैंने बताया था। राजस्थान कंपटीशन एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, और उसी कड़ी में मैं आज आपको पहला टॉपिक वर्ण विचार लेके आ रहा हूँ। तो उसमें आज हम वर्ण विचारों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और बताएंगे कि वर्ण विचारों में क्या क्या होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, किस स्वर से मिलकर कौन सा स्वर बना है, और क्या क्या कितने स्वर होते हैं, और कौन से मूल स्वर होते हैं, कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, उसके बारे में आज अपने विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, वर्ण विचार अगर वर्ण विचार के बारे में पढ़ें तो उससे पहले हमें थोड़ा उसका पूर्व ज्ञान होना चाहिए। देखो, एक होती है बोली। क्या होती है? बोली। और एक होती है भाषा। एक क्या होती है? भाषा। देखो, बोली बोली क्या होती है, बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में अपने चर्चा करें कि बोली और भाषा में अंतर थोड़ा ही होता है। अगर अपने छोटे से क्षेत्र में बोली जा रही है, जैसे अपने राजस्थान की बात करें, अगर बहुत सी बोलियां हैं राजस्थान में, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, ये क्या है? ये बोलियां हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए लिखूं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी होगी। जैसे और लिखूं, बहुत सी बोलियां हैं। ये क्या है? ये बोली, ये एक क्षेत्र विशेष की होती है। किसकी होती है? क्षेत्र विशेष। एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। मेवाड़ी होगी, मारवाड़ी होगी, ढूंढाड़ी होगी, ये बोलियां क्या बोली जाती हैं? एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं। और इनका क्षेत्र होता है सीमित। कैसा क्षेत्र होता है? सीमित क्षेत्र होता है, कोई ज्यादा नहीं है। अब इसी प्रकार अगर मारवाड़ी का अगर मैं मानूं तो जोधपुर, कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर है। अब इसी प्रकार भाषा, भाषा भाषा को अगर लिया जाए तो भाषा बोली जाती है विस्तृत क्षेत्र में। भाषा विस्तृत क्षेत्र में, एक बहुत बड़े भूभाग में, एक बड़े भूभाग में क्या बोली जाती है? एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। जैसे हिंदी भाषा, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है, लगभग उत्तर भारत में। उत्तर भारत में कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। अब देखो, अब दोनों में अंतर क्या है? पहला अंतर तो ये है, इनका क्षेत्र क्या होता है? बिल्कुल सीमित क्षेत्र होता है। जैसे मारवाड़ी का उदाहरण लिखा मैंने, मेवाड़ी जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका जोधपुर बीकानेर का जो क्षेत्र है वो क्या है? इसी क्षेत्र में बोला जाता है। और अब आ जाए भाषा पर, तो भाषा कहां बोली जाती है? बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। लगभग भारत के हर क्षेत्र में क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ये है भाषा और बोली में अंतर। अब अगर इसका दूसरा अंतर माना जाए तो दूसरा अंतर होता है, इसकी कोई लिपि नहीं है। इसकी कोई लिपि नहीं
होती है। अब बोली की कोई लिपि नहीं होती है, ये सिर्फ बोलचाल की भाषा में ही बोली जाती है। बोल बोल चाल की भाषा में, ये सिर्फ और सिर्फ बोलचाल की भाषा में ही बोली जाती है। और ये मौखिक स्तर होता है इसका, मौखिक रूप से। ये क्या होता है? मौखिक रूप से। तो देखो बोली में सिर्फ एक तो क्षेत्र सीमित होता है, इसकी कोई लिपि भी नहीं होती है, और बोलचाल के रूप में बोली जाती है। किसके रूप में बोली जाएगी? सिर्फ और सिर्फ बोलचाल के रूप में बोली जाती है। अब आते हैं भाषा। भाषा देखो दोनों स्तरों पर भी बोली जाती है। भाषा मौखिक व लिखित दोनों होती हैं। क्या होती हैं? दोनों। और भाषा की लिपि होती है। भाषा की क्या होगी? लिपि। भाषा में क्या होगी? कोई ना कोई जरूर लिपि होती, कोई ना कोई क्या होगी? लिपि होगी। तो देखो एक बार मैं इसका रिवीजन कर देता हूं। तो देखो सबसे पहले है बोली। बोली जैसे मेवाड़ी मारवाड़ी का जैसे उदाहरण दिया मैंने, राजस्थान में बहुत सी बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें जोधपुर क्षेत्र विशेष के रूप में होता है। क्षेत्र विशेष इनका क्या होता है? सीमित होता है, इनकी कोई भी लिपि नहीं होती है, और बोलचाल की भाषा में बोली जाती है, और मौखिक रूप से बोली जाती है। इसी प्रकार भाषा, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, और एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, जैसे हिंदी भाषा उत्तर भारत में। ठीक है। और भाषा में मौखिक और लिखित दोनों रूप होते हैं, और भाषा की क्या होती है? लिपि होती है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, उदाहरण के लिए बताऊं तो हिंदी की लिपि कौन सी आपको वैसे पता ही होगा, देवनागरी नागरी लिपि। और अपने विस्तृत रूप से किसकी चर्चा करेंगे? देवनागरी लिपि की ही चर्चा इसमें करेंगे। तो आपको इस बारे में पता लगा कि सबसे पहले बोली और भाषा में क्या अंतर होता है। तो देखो मेवाड़ी मारवाड़ी दो भाषाएं मैंने लिखी, बोली लिखी है, सॉरी ये दो क्या है? बोलियां हैं। उधर मैंने लिखी है हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है, न कि एक बोली है। इसमें देखो इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, इनमें कोई लिपि नहीं होती है, और बोलचाल की भाषा होती है। और ये इनका स्तर कैसा होता है? मौखिक स्तर होता है। इसी प्रकार भाषा विस्तृत क्षेत्र बड़े भूभाग में बोली जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया हिंदी भाषा उत्तर भारत में, इसमें मौखिक और लिखित दोनों स्तर होते हैं। और भाषा क्या होती है? भाषा की क्या होती है? लिपि। और लिपि कौन सी होती है? जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया हिंदी, और हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी की लिपि होती है। तो इसमें अब आगे, अब इसमें आगे देखते हैं। अब देखो इसमें, अब देखते हैं भाषा किसके रूप में देखेंगे? भाषा। कौन सा रूप? भाषा। अब भाषा के दो स्तर होते हैं। भाषा के भी कितने स्तर होते हैं? दो। एक तो होता है मौखिक स्तर, और एक क्या होता है? लिखित स्तर के रूप में होती है। भाषा भी कितने स्तर होते हैं? दो रूप में होती है। एक तो मौखिक स्तर, मौखिक स्तर को अगर बोला जाए तो बोलचाल, बोलचाल की भाषा, बोलचाल की
भाषा के रूप में ले सकते हैं। और लिखित में क्या होते हैं, जिन ध्वनियों को लेखन चिन्हों में लिपिबद्ध रूप किया जाए, क्या किया जाए, लिपिबद्ध किया जाए। कहने का मतलब उसमें कोई ना कोई क्या होगा, स्तर होगा। क्या होगा, कोई ना कोई स्तर होगा। जैसे मैंने पीछे बताया कि हिंदी की लिपि मानी जाए, हिंदी की लिपि कौन सी थी, देवनागरी। अब देखो, देवनागरी लिपि है हिंदी की देवनागरी की लिपि के अंदर अगर माना जाए तो जैसे देखो, इसके दो स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, दो स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे, दो। कौन कौन से, एक तो होता है स्वर के रूप में, किसके रूप में होगा, स्वर के रूप में। और दूसरा क्या होगा, व्यंजन के रूप में। अब इन दोनों, अगर ये दोनों हैं, इनसे मिलकर किसका निर्माण हुआ है, देवनागरी। इनके बारे में, और इन्हीं के बारे में अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, इन दोनों के बारे में। अब स्वर है, तो आज अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, स्वर। और दूसरा क्या रहेगा, व्यंजन। तो वर्ण विचार है, अपने टॉपिक देख लेते हैं कि वर्ण विचार। तो वर्ण विचार तो पता है, पर वर्ण विचारों के बारे में लिपि कौन सी है, क्योंकि हर भाषा की कोई ना कोई क्या होती है, लिपि होती है। जैसे पंजाबी में माना जाए तो गुरुमुख लिपि है उसकी, उसको अपने ए आ ई से नहीं विभाजित कर सकते। कहा क्या हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है तो पंजाबी की वही हो जाएगी। अब पंजाबी तो गुरुमुख लिपि है। अब गुरुमुख लिपि में तो ऊड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा ये चीजें आती है, ये हिंदी में थोड़ी आएगी। क्यों कि ऊड़ा आड़ा ईड़ी है, वो गुरुमुख लिपि के रूप में है, न कि बोली के रूप में है वो। तो अब आपको पता लगा अपने वर्ण विचार जो हैं, स्वर या व्यंजन हैं, वो किस लिपि से है, किस लिपि से है, देवनागरिक लिपि से है। तो आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे किससे, स्वर से। तो मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूं। तो देखो, भाषा के स्तर कितने होते हैं, दो। एक होता है मौखिक स्तर और एक होता है लिखित स्वर। बोलचाल की भाषा बोली जाती है वो मौखिक स्तर के रूप में है। जिन ध्वनियों को लेखन चिन्हों में लिपिबद्ध किया जाए वो कौन सा स्तर होता है, लिखित। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। स्तर कितने माना है, दो। एक स्वर के रूप में होता है और एक व्यंजन के रूप में होता है। और इसी के बारे में अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब इससे पहले बात कर लेते हैं, इससे पहले अपनी बात करेंगे किसके बारे में, लिपि के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, लिपि। लिपि में होता क्या, भाषा की भाषा की ध्वनियों को ध्वनियों को की भाषा की ध्वनियों को जिन जिन लेखन चिन्हों लेखन चिन्हों में लिपिबद्ध किया जाए, लिपिबद्ध किया जाए कि जो भी ध्वनियां हैं, जो भी क्या है, भाषा की जो भी ध्वनियां हैं
उनको लेखन चिन्हों में क्या कर दें, लेखन चिन्हों में लिपिबद्ध किया जाए, कोई न कोई क्या दी जाए, उन जो ध्वनियां हैं उन्हें क्या दी जाए, कोई ना कोई क्या दी जाए, लिपि दी जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, लिखित के रूप में आ जाते हैं। अब देखो आगे, अब आती है बात ध्वनि की। किसकी बात आती है, ध्वनि। किसकी बात आएगी, ध्वनि की। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। क्या होती है, ध्वनि होती है। और इसका स्तर क्या होता है, ध्वनि, ध्वनि होती है मौखिक स्तर पर। किसके स्तर पर होगी, मौखिक स्तर पर। किसके स्तर पर होगी, मौखिक स्तर पर ध्वनियां। जैसे मैं आज सीधा बोल रहा हूं ए, ये क्या है, ध्वनि है, ए, ये क्या है, ध्वनि। अब इसी ए को मैंने लिख दिया तो ये क्या होगी, लिपिबद्ध होगी, ये क्या होगी, लिपि के रूप में आ गई। सीधा मैं बोल रहा हूं ए, तो ये क्या होगी, ध्वनि के रूप में होगी, क्योंकि ए लिखा गया है वो कोई ना कोई जरूर किसी न किसी लिपि में लिखा गया है, कोई ना कोई क्या किया गया है, कोई ना कोई लिपि में जरूर लिखा गया है। तो अब आपको पता होगा लिपि क्या होती है और ध्वनि क्या होती है, कि अगर जिन चिन्हों को कोई न कोई लिपि के रूप में बद्ध कर दिया गया है, लिपि के रूप में क्या कर दिया गया, बद्ध कर दिया गया है, लिपिबद्ध कर दिया गया है, वो तो क्या होगा, भाषा का लिखित रूप होगा। और बोलचाल की भाषा में या सीधा बोलचाल में बोल रहे हैं जैसे ए, तो ये क्या होगी, एक ध्वनि का रूप होगा। अब बात समझ में आई, लिपि क्या होती है और ध्वनि क्या होती है। अब देखो, अब अपने चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि क्या है, वर्ण विचार। ये आपको इसलिए बताया गया, पूर्व ज्ञान इसलिए करवाया जाता है कि बच्चे को आगे जो चीजें पढ़ाई जाए इसके बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान हो। अब आगे अपने लिपि के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, तो बच्चे को पहले इसके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लिपि क्या होती है, ध्वनि क्या होती है। आज मैं सीधा ही स्टार्ट कर देता वर्ण विचार, तो आपके लिए क्वेश्चन के रूप में ही रहता कि ध्वनि क्या होती है, लिपि होती क्या है, इनके बारे में भी, भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, इनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए, तो ही अपने टॉपिक पर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, वर्ण विचार के बारे में। अब अपना टॉपिक क्या होता है, शुरू होता है। देखो वर्ण विचार, वर्ण विचार होते हैं दो रूपों में। कितने रूपों में, दो रूपों में। एक का नाम होता है स्वर, किसके रूप में, स्वर के रूप में, और दूसरा किसके रूप में होगा, व्यंजन के रूप में। एक तो किसके रूप में होगा, स्वर के रूप में, और एक क्या होगा, व्यंजन के रूप में होगा। ये कितने स्तर हुए, दो स्तर हुए, हुए या नहीं हुए। तो सबसे पहले वर्ण विचार, तो वर्ण विचार में कितने होते हैं, दो स्तर होते हैं, एक होता है स्वर और एक क्या होता है, व्यंजन के रूप में होगा। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं स्वरों के बारे में, तो सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, अपने स्वर के बारे में। देखो ऐसी ध्वनियां, अब आपको ध्वनि बताने की आवश्यकता नहीं है, भी ध्वनि होती क्या है, कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर, कि जैसे ही अपन उनका उच्चारण करते हैं और उसमें अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, इसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। या जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनके क्या नहीं किए जा सकते, टुकड़े। अब जैसे मैं ए बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ए, अब ए बोल रहा हूं, तो ए के अंदर कोई अन्य ध्वनि नहीं आ रही, कोई अन्य ध्वनि नहीं आ रही है, आ रही है तो बताओ, ए, कोई ध्वनि नहीं। अब इसी तरह अगर मैं व्यंजन करूं, अब मैं लिख दिया कै,
क्या लिखा? कै। तो कै लिखा तो कै में क्या है? ए है या नहीं है? अपने कै बोले इसमें ए की क्या आ रही है? ध्वनि है। ए की क्या है? ध्वनि है। तो कहने का मतलब ये कि जिन ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब देखो, अब अपने इनके बारे में विस्तार से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो मैं पहला टॉपिक लेके आ रहा हूं, कौन सा? स्वर। कौन सा? स्वर। अब देखते हैं स्वर। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? अपने स्वरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब देखो, स्वर टॉपिक कौन सा रहेगा अपना? स्वर। अब देखो, सबसे पहले स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्वर की परिभाषा के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ऐसी ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी किसी अन्य ध्वनि की अन्य ध्वनि की ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा पर कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि इनमें अन्य कोई भी ध्वनि नहीं होती है, न इसके टुकड़े की ध्वनि। ये क्या होते हैं? बिल्कुल एक स्वर के रूप में होते हैं। क्या होते हैं? एक स्वर के रूप में होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। अब देखो स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या, अगर बात की जाए स्वरों की संख्या के रूप में तो कितने होंगी? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो सबसे पहले अपने यही क्वेश्चन बनता है कि स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहले अपने मूल स्वरों के बारे में बात करेंगे। मूल स्वर किसके बारे में चर्चा करेंगे? मूल स्वरों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? देखो, ए, ई, उ और रे, ये होते हैं मूल स्वर। कई बुकों के अंदर री को स्वर हटा दिया गया है, पर इनका उच्चारण किया जाता है अभी तक। कई क्या कहते हैं? कई बुकें ये कह रही हैं कि री क्या है? व्यंजन है, न कि स्वर है। पर वो बात सही है कि लिपि के रूप में तो क्या है? ये व्यंजन के रूप में लिया जा सकता है, पर ये उच्चारण के रूप में क्या है? स्वर है। ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गए मूल स्वर। तो अब सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मूल स्वर कौन कौन से है। तो मूल स्वर कौन से है? ए, ई, उ और री। कितने? 4। ए, ई, उ और री। मैं आपको पहले बता रहा हूं, री को लिपिबद्ध के रूप में नहीं माना जा रहा, पर उच्चारण के रूप में आज भी इसका क्या किया जा रहा है?
प्रयोग किया जा रहा है। अब देखो अन्य स्वरों का निर्माण कैसे हुआ। ये मूल स्वर तो 4 ही थे। मूल स्वर कितने थे? ये 4 ही थे, पर अपने स्वर पढ़ते कितने? 11। अब ये बाकी कहां से आए? बाकी कैसे निर्माण हुआ? कहां से आए? कैसे आ बना, कैसे बड़े ई बना, कैसे बड़ा ऊ बना, ए कैसे बना, औ कैसे बना? अब इनके बारे में पता होना चाहिए। अब मैं सीधा लिख देता ये 11 स्वर होते हैं, तो ये सभी बुकों में लिखा हुआ है ये होते हैं, पर अपने को पता होना चाहिए मूल स्वर तो 4 ही थे, अन्य स्वर कहां से आए, कैसे उनका निर्माण हुआ, उनके बारे में भी तो अपने को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो देखो अन्य स्वर, अन्य स्वरों का निर्माण। अब देखो अन्य स्वरों का निर्माण कैसे हुआ। अन्य स्वरों का निर्माण कैसे हुआ? देखो ए है, ए प्लस ए को मिलाया तो क्या बना? आ बना। अब अपने को यह पता लगा कि आ का निर्माण किससे हुआ है? ए प्लस ए से हुआ है। ई प्लस ई बराबर क्या हुआ? ई का निर्माण हुआ, बड़ी ई का निर्माण हुआ। इसी प्रकार ऊ और छोटा ऊ से मिलकर किसका निर्माण हुआ? बड़े ऊ का निर्माण हुआ। हुआ या नहीं हुआ? आ देखो ए प्लस ए से किसका निर्माण हुआ? आ का निर्माण हुआ। ई प्लस ई से किसका निर्माण हुआ? बड़ी ई का निर्माण हुआ। ऊ प्लस ऊ से किसका निर्माण हुआ? बड़े ऊ का निर्माण हुआ। अब देखो आगे, अब ए प्लस छोटी ई बराबर किससे किसका निर्माण हुआ? ए का निर्माण हुआ। अब ए का निर्माण किससे हुआ? ए के अंदर ध्वनियां कौन सी आती हैं? ए प्लस ई की ध्वनि आती है। इसी प्रकार ए प्लस ऊ को मिलाया गया तो छोटा औ बना। ए प्लस ए को मिलाया गया तो बड़े ए का निर्माण हुआ। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। उसी प्रकार ए प्लस औ का किया तो ये औ का निर्माण हुआ। तो अब आपको समझ में आई कि अन्य स्वरों का निर्माण किन दो स्वरों से मिलकर हुआ है। हुआ या नहीं हुआ? देखो आ का निर्माण किससे हुआ? ए प्लस ए से। ई प्लस ई से किसका निर्माण हुआ? बड़ी का निर्माण हुआ। ऊ प्लस ऊ मिलकर किसके निर्माण किया? बड़े ऊ का निर्माण किया। ए प्लस ई से मिलकर किसका निर्माण हुआ? ए का निर्माण हुआ। ए प्लस ऊ का निर्माण किससे हुआ? ओ का निर्माण किससे हुआ? ओ के। ए प्लस ए का बड़े का निर्माण हुआ और ए प्लस ओ का बड़े ओ का निर्माण हुआ। इस प्रकार 11 स्वरों का निर्माण हुआ है। तो गिनो, देखो मूल स्वर कितने थे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो अब आपको यह बात समझ में आई कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। मूल स्वर कितने थे? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी थी? 4। ए, ई, ऊ और री, 4 थे। उसके बाद में अन्य स्वरों का निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस ए बराबर आ से, ई प्लस ई से बड़ी ई का निर्माण हुआ। ऊ प्लस ऊ से बड़े ऊ का निर्माण हुआ। ए प्लस ई से ए का निर्माण हुआ। ए प्लस ऊ से औ का निर्माण हुआ और ए प्लस ए से बड़े ए का और ए प्लस औ से बड़े ओ का निर्माण हुआ। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि सबसे पहले बात तो ये कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ई ऊ मूल स्वर थे, अन्य स्वरों का निर्माण इन दो स्वरों से मिलकर हुआ है। अब इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार मैं फिर रिवीजन कर देता हूं कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है। स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वर 4 थे, अन्य स्वर आ, ई, ऊ, बड़ा ए
इनका दो स्वरों से मिलकर निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर इनको कहा जाए आगे की कर, ये होते हैं सहजातीय, सहजातीय स्वर, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये होते हैं विजातीय, ये कौन से स्वर होते हैं? विजातीय स्वर होते हैं। अब यह बात समझाई कि ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। मूल स्वर 4 थे जिन्हें सहजातीय स्वर भी कहा जाता है, ए, ई, उ और री। अन्य स्वरों का निर्माण कैसे हुआ? ए प्लस आ से, ई प्लस ई से, उ प्लस ऊ से, ए प्लस ई से ए प्लस ऊ से औ का निर्माण हुआ, ए प्लस ए का निर्माण हुआ, इसी प्रकार ए प्लस ओ से औ का निर्माण हुआ। अब चलते हैं हम आगे। अब अपने पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। अब इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर? ह्रस्व। ह्रस्व स्वर, देखो ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जिनमें उच्चारण करने पर, उच्चारण करने में क्या लगे? कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगता है। उच्चारण करने पर क्या लगता है? कम समय लगता है। जैसे कि इनकी अगर अपने परिभाषा लिखूं, इसकी क्या लिखूं? परिभाषा, कि जिन स्वरों में, जिन स्वरों में, जिन स्वरों में, जिन स्वरों, सॉरी, जिन स्वरों के उच्चारण, उच्चारण करने में कम समय लगे, कम समय लगे। तो देखो कम समय लगे, जिनका उच्चारण करने में क्या लगे? कम समय लगता है। कम समय, जैसे ए, ई, उ और री। इन स्वरों में क्या लगता है? उच्चारण करने पर कम समय लगता है। जैसे ए, ई, उ और री, इनमें क्या है? उच्चारण करने पर क्या लगता है? कम समय लगता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। ए, ई, उ और री स्वर जो होते हैं वो इन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब बात करें दूसरे स्वर की, जिसे क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। अब इसका उल्टा हो जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगे, दुगना समय लगे, वो कौन से स्वर होंगे? ये तो स्वर होंगे। जैसे आ, बड़ी ई, ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाएगा। ए है, आ, ई, उ, ए, औ, औ। इन स्वरों में क्या लगता है? दुगना समय लगता है बोलने में। बोलने में क्या लगता है? दुगना समय लगेगा इसमें, बोलेंगे तो। क्यों? कि इनमें दो स्वर होते हैं। कितना स्वर? दो स्वर होंगे। दो स्वर होंगे तो दुगना समय लगेगा, अपने आप ही लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? आप खुद सोचो। अब देखो ह्रस्व स्वर और
दीर्घ स्वर कितने स्तर हुए? 2। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण करने में क्या लगता है? कम समय लगे, जैसे ए, ई, उ और री। इनमें क्या लगता है? बोलने में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर में क्या होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगे। क्या लगे? दुगना समय लगे। कौन से स्वर होंगे वो? दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन स्वरों में क्या लगेगा? ज्यादा समय लगता है। तो अब बात समझ में आई कि सबसे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि स्वर की परिभाषा ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। मूल स्वर कितने थे? 4 थे। कौन कौन से थे? ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर थे। अन्य स्वरों का निर्माण किससे हुआ है? जैसे आ का निर्माण हुआ। आ का निर्माण किससे हुआ है? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ए प्लस ए से हुआ। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। इसी प्रकार यहां पे लिख देता हूं, ए प्लस ए बराबर किससे निर्माण हुआ? आ का। इसी प्रकार अगर इसका लिखा जाए तो ई प्लस ई बराबर बड़े ई का निर्माण हुआ। हुआ या नहीं? इसी प्रकार ऊ का अगर बताया जाए तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़े ऊ का निर्माण हुआ। उसी प्रकार अगर मैं बताना चाहूं ए का निर्माण किससे हुआ है तो ए प्लस ई बराबर किससे? ए का निर्माण हुआ। ये मैं आपको रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं। अब अगर इसका निर्माण किया जाए तो इसमें ए जोड़ दो, तो इससे किसका निर्माण हो जाएगा? बड़े ए का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार इसका है तो ए प्लस ऊ बराबर ओ का निर्माण हुआ। और इसके साथ ही किसका जोड़ दिया गया? यहां पे ऊपर लिख देता हूं, ए प्लस ओ को जोड़ दिया, ओ का निर्माण हुआ। हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब आपको बात समझ में आई कि ये टोटल कितने स्वर बने? 11। और अपने ही स्वरों में मिलकर किनका निर्माण हुआ? दीर्घ स्वरों का निर्माण हुआ। अब सोचा जाए कि दीर्घ स्वरों का निर्माण किससे हुआ है? 2 स्वरों से मिलकर हुआ। कितने स्वरों से? 2 स्वरों से मिलकर हुआ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनका क्या हुआ है? निर्माण। अब अपने आते हैं बात कि मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं 11। तो कौन कौन से होते हैं उनको अपने अब लिखेंगे, क्योंकि इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। अब मैं पूरे के पूरे क्या लिखूंगा? 11 स्वर लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 11 स्वर। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं अब आपको पता होगा। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? कौन सा स्वर किस स्वर से मिलकर बना है? इसके बारे में अब आपको पता रहे। तो अब मैं लिखूंगा स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। होती है या नहीं होती है? होती है। अब देखो, सबसे पहले ए, दूसरा क्या होगा? आ, तीसरा क्या होगा? ई, और उसके बाद में बड़ी ई लगी। उसके बाद में लगेगी या नहीं लगी? इसका क्रम ध्यान में रखना आप। ऊ, और उसके बाद में बड़ा ऊ लगेगा, क्योंकि साथ साथ में रहेंगे ये तो। उसके बाद में क्या लगेगी?
री आएगी। क्या आएगी? री आएगी। उसके बाद में आएगी। उसके बाद में इनका क्रम फिर स्टार्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब अपने को पता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ रे ए ए ओ औ। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं? किन स्वरों का किससे मिलकर निर्माण हुआ है? तो अब आपको पता लगा कितने स्वर होते हैं? 11। मूल स्वर 4। री को नहीं माना जा रहा है, इसका उच्चारण के रूप में आज भी इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद में कौन सा स्वर किस स्वर से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? जैसे ह्रस्व स्वर में तो मूल स्वर आ जाते हैं, दीर्घ स्वर में वो आते हैं जो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, और किन दो स्वरों से मिलकर बने हैं वो मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही। तो देखो, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।